हे हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए फाउंडेशन ट्रेंड्स। आज के इस वीडियो में फाइनली हम बात करने वाले हैं लॉ के टॉपर्स का सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मैंने अकाउंट्स के टॉपर्स का कॉपी दिखाया था और मैंने फेल्ड स्टूडेंट्स का भी सर्टिफाइड कॉपी दिखाया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि किन किन कारण से एक सीए स्टूडेंट्स अकाउंट्स में फेल होते हैं या लॉ में फेल होते हैं। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं आपको अपने चैनल के लाइव प्लेलिस्ट में, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। एक है सीए फाउंडेशन टॉपर सर्टिफाइड कॉपी और एक है सीए फाउंडेशन फेल्ड सर्टिफाइड कॉपी। इस दोनों प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना। इसमें 3 वीडियो अभी डाला हुआ है, तो तीनों वीडियो को जरूर तुम देखना यार, कि कैसे लॉ में एक स्टूडेंट फेल हो जाता है या अकाउंट्स में फेल हो जाता है, या कैसे एक अकाउंट्स में एक सीए स्टूडेंट टॉप करता है। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक सीए स्टूडेंट लॉ में टॉप करता है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ यार सीए फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ये चैनल सिर्फ तुम्हारे हेल्प के लिए है और मैंने इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद ही यही था कि अल्टीमेटली मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ जिसको किसी भी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या किसी भी तरह का ट्रॉमा से तुम फेस कर रहे हो, तो इस चैनल पे तुम्हारे लिए वीडियो हमेशा आते रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लॉ के सर्टिफाइड कॉपी पे आते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक ICAI का सर्टिफाइड कॉपी है और आप देख सकते हैं कि ये लॉ का कॉपी है। यहाँ पे तुम देखो बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, और यहाँ पे ICAI का सर्टिफाइड लोगो भी दिया हुआ है। तो ऐसा मत देखना कि किसी भी तरह का कोई फेक ये कॉपी में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है यहाँ पे टिक मारा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सब सेक्शन होते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 का ABC, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे नंबर भी इसको मिला है प्रॉपर। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टोटल 86 मार्क्स आज आए हुए हैं, जो कि लॉ में लाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन इस वीडियो में अगर जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़ तुम अगर कर लिए गए तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि तुम्हारा लॉ में 70-80 कहीं नहीं गया। तो सबसे पहले पेज में अगर हम आए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लॉ में सबसे पहले मैंने अपने वीडियो में कहा है कि सेक्शन जरूर लिखना। सबसे पहले अगर तुम BCR बना रहे हो तो यहाँ पे तुमको सेक्शन B लिखना है पहले। उसके बाद उस सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर और उसका सब सेक्शन बीचों बीच लिखना पेज में, और उसके बाद तुम उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो तुमको करना क्या है। मान लो तुमको किसी भी तरह का कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे तुम सॉल्व करोगे। उस क्वेश्चन के सबसे नीचे जाना और देखना कौन से टॉपिक पे वो केस स्टडी है, और कॉपी में तुमको कैसे क्या प्रेजेंट करना है यहाँ पे तुमको सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तुमको लिखना है प्रोविज़न। प्रोविज़न के बाद यहाँ पे देखो क्या किया है, एज पर सेक्शन 2D द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये चिनैया वर्सेस रमैया का एक केस लॉ था जिसके बेसिस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको प्रोविज़न में उसका सेक्शन देना है और वो सेक्शन कौन से एक्ट से है वो भी लिखना है। जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसने अभी लिखा नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन ज़रूर लिखना। अगर तुमको आ रहा है तो गलत सेक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम 2 इंडिकेशन दोगे। क्या? तो एक जो सही था तुमने वो लिखा नहीं, और जो गलत और जो तुमने लिखा वो भी गलत है सेक्शन। तो सेक्शन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं याद है तो। अगर याद है तो ज़रूर लिखो, वो एक बेटर इंप्रेशन देता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने बता दिया प्रोविज़न में क्या लिखना है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो केस लॉ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को और इस रिलेवेंट केस लॉ को अप्लाई किया जाता है, और इसके बाद एनालिसिस में लिखा जाता है कि ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न, अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट प्रोविज़न जो तुमने दिया है ये होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कंक्लूजन दे दिया गया है। तो ऐसे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे तुम कंक्लूजन में देखो, कंक्लूजन में पूरा कहानी नहीं लिखना है, सीधे लिख देना है। तुम लिख सकते हो थर्स करके लिख सकते हो या देयरफॉर लिख सकते हो, और जो भी तुम्हारा कंक्लूजन है शॉर्ट में बता देना है कि क्या कंक्लूजन होगा।
यहाँ पे देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का ए बनाया था इसने, तो ये 4 नंबर इसको पूरे मिल गए हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। 4 में से 4 लाना बहुत अच्छा नंबर है। फिर इसने देखो 1B साथ ही में बनाया है। कुछ लोग को डाउट होता है कि यार एक ही क्वेश्चन का सब सेक्शन अगर हमको 1A और B आ रहा है और C नहीं आ रहा है तो उसको हम बाद में किसी आखिरी पेज में बना सकते हैं। तो नहीं, वो बिल्कुल तुमको साथ में बनाना होगा। यहाँ पे तुम एक काम करो, कोई सब सेक्शन अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए खाली पेज 2 पेज जरूर छोड़ दो। वो 2 पेज में तुम बाद में आखिरी में सॉल्व कर सकते हो, वरना नंबर कटने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे भी देखो बीच में क्वेश्चन 1B लगा दिया गया है, प्रोविज़न दे दिया गया है। और यहाँ पे देखो एज पर सेक्शन था 399 क्या होता है, तो ये तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से रिलेटेड केस लॉ है। यहाँ पे तुमको देखो प्रोविजन में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। यानी कि इसने पहले लिखा सेक्शन, और वो सेक्शन किस एक्ट से है वो भी लिखा, सेक्शन ऑफ। यहाँ पे ऑफ जरूर लिखना और एक्ट का नाम लिख देना, और जो भी प्रोविजन उस सेक्शन में है उसको बस एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद एनालिसिस में बताना है वही जो कि रिलेवेंट केस लॉ था, उस केस लॉ को अप्लाई करना है जो भी प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कंक्लूजन दे दिया गया है। कंक्लूजन हमेशा 2 से 3 लाइन में तुम दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे देख लो क्वेश्चन 1 का C भी साथ ही में इसने सॉल्व किया है, तो किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखना कि क्वेश्चन का कोई भी सब सेक्शन आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं, सबको एक ही साथ लिखना होगा। यहाँ पे एक तुम देख सकते हो इसने लाइन बाय लाइन देखो पॉइंट वाइज 1 जो पहला था, जो यहाँ पहला था, इसको पहले इसने सॉल्व किया, इसको पहले नाम दे दिया कि कौन सा हाथी है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर देखो दूसरा जो था वो भी इसने नाम लिखा और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तीसरा जो है नाम लिखा और एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो इस तरीके से एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट वाइज तुम लिख सकते हो। अब देखो इसको कितना मार्क्स मिला है, तीनों मिलाकर 4 4 4 पूरे 12 मार्क्स मिल गए हैं, जो कि यार बहुत ही कम लोग का आता है। अब देखो क्वेश्चन 2A इसने सॉल्व किया है, तो कैसे किया, बीच में क्वेश्चन लिख दिया एज पर सेक्शन 17, ये शायद फ्रॉड से रिलेटेड है। और कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज साइलेंस एज टू थिंग्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए प्रॉमिस। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ था कि ड्यूटी ऑफ स्पीक, और यहाँ पे एक होता है साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, यहाँ पे देख सकते हो दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है। तो ये एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें तुमको पॉइंट वाइज लिखना है जैसा कि इसमें बताया गया है। देखो इसने पॉइंट वाइज लिखा है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, ये हेडिंग सब हेडिंग है इसका, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक कैसे लिखा है, नाम लिख दिया फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। वैसे ही सारे हेडिंग का नाम लिखा और एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब देखो दूसरे पॉइंट में भी नाम लिखा और हेडिंग दे दिया। तो इस तरीके से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको अगर उस प्रोविज़न से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है तो डेफिनेटली कोट करो। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ईजी लिख सकते हो शॉर्ट में, और इस2 का साइन देकर और माइनस का साइन देकर यहाँ पे तुम लिख सकते हो इफ़ अ सेज, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया ए मतलब कोई एक पार्टी है, उसने कहा इफ़ यू डू नॉट डिनाई, अगर तुमने मना नहीं किया, आई शैल अज्यूम दैट द पेंटिंग इज इम्पोर्टेड, मतलब कि अगर तुमने मना नहीं किया तो मान लेंगे कि ये इम्पोर्टेड है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे देना अगर तुमको याद है तो, अगर गलत एग्जाम्पल दोगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और नंबर भी कट सकता है। एग्जाम्पल सही होना चाहिए। फिर देखो क्वेश्चन 2B दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू LLP एक्ट ऑफ द अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविज़न में कि इसको सेक्शन नहीं पता है, तो इसने क्या किया, इसने सीधे लिख दिया अकॉर्डिंग टू LLP एक्ट, प्रोविज़न होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ LLP एक्ट, यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे क्या बोला, LLP इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LLP का मीनिंग बता रहा है, उसका कोई सब हेडिंग है या दूसरा पैराग्राफ है तो एक लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ लिखना। इस तरीके से तुमको डायरेक्ट थ्योरी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ LLP जानते ही हो कि पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का
हाइब्रिड है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का जो पार्टनरशिप और कंपनी का जो फीचर्स होता है वही सब फीचर्स लिखना है। यहाँ देखो लिमिटेड लायबिलिटी हेडिंग दे दिया, हेडिंग देकर उसको सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और ये एक्सप्लेनेशन भी 3-4 लाइन से ज़्यादा मत करना, इससे ज़्यादा करोगे तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, फिर तुमको BCR में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखो सारा हेडिंग दिया हुआ है, सेपरेट एंटिटी, और बाकी तो हेडिंग पता ही है। तो इस तरीके से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 3A में बता रहा है, 3A में क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे लिखना। और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सेक्शन नहीं याद है तो मत लिखना, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। यहाँ पे देखो जिस भी क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इसको हर एक क्वेश्चन पे जितना मार्क्स है उसको मिला है। तो इस तरीके से लिखना चाहोगे तो तुम लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अब 3B में देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोड ऑफ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें अग्रीमेंट आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है। इस तरीके से हेडिंग दे देना, हेडिंग देने के बाद इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो 3-4 लाइन में, ज़्यादा लंबा करने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी, जो सेक्शन 6 में आता है, जिसको कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। क्या किया है इसने, हेडलाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। मतलब कि जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो उस प्रोविजन से रिलेटेड है उसको अंडरलाइन कर देना, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो क्लियर कर देखेगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड इसने लिखा है। आई होप यार तुमको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब देखो 3C, इसने क्या किया है, हो सकता है ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोविज़न लिख दिया, प्रोविज़न लिखने के बाद क्या किया है, एज पर द प्रोविज़न ऑफ, सेक्शन याद नहीं है तो इसने सीधे लिख दिया एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस तरीके से प्रोविज़न लिखकर इसका एक्सप्लेनेशन दे देना। एक्सप्लेनेशन देने के बाद यहाँ पे एनालिसिस लिखकर दिया गया जो प्रोविज़न है और जो केस क्वेश्चन पूछ रहा है केस लॉ क्वेश्चन में, उसको अप्लाई करना है। और ये होना चाहिए, शुड बी, ऐसा लिखना है, शुड बी, अकॉर्डिंग टू बी, ऐसा डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन देना है प्रोविज़न के हिसाब से कि क्या कंक्लूजन होगा। देखो कुछ क्वेश्चन आता है जो कंक्लूजन मांगता है पॉइंट में, जैसे रोमन नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके कंक्लूजन मांगेगा, तो उस कंक्लूजन को जरूर पॉइंट वाइज अलग अलग करके लिखना। जैसे देखो पहला का लिखा है 2 का फर्स्ट, तो कंक्लूजन क्या है, सो MU रिच करके कोई है पार्टी, कैन नॉट आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है तुमको। मान लो 2 है, 3 है, जितना भी है उसको अलग अलग पॉइंट वाइज करके उसको कंक्लूजन देना है। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई नीड योर सपोर्ट। क्वेश्चन 5A, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5A बताया है, क्या लिख रहा है, एज पर द सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बोल रहा है, देयर आर इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। जो भी प्रोविज़न है वो प्रोविज़न तुम देख लेना। मैं बस इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि हाउ यू सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर एंड आपको किन गलतियों से बचना है इस वीडियो में, यही मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताने जा रहा है आपको। फिर देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था, सेक्शन 16 एक्सप्लेन किया है। जो भी सब सेक्शन है उसको हेडिंग वाइज में लिखना है, और बाकी तो कंक्लूजन तुम देख ही सकते हो। आई होप अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा, एक रोड मैप मिल गया होगा कि क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन 5B, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट यानी NPO के बारे में बता रहा है। यहाँ पे NPO के बारे में बताया, पहले मीनिंग बता दिया कि NPO होता क्या है, उसके बाद बताया है कि कहाँ कहाँ मतलब किन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके एक NPO कंपनी बनता है, उसको बता देना है। फिर बताया हुआ है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट किस कंडीशन पे लाइसेंस को ग्रांट करती है, उसका हेडिंग देना है। यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड ऑफ कंपनीज टू इशू द लाइसेंस, मतलब लाइसेंस इशू करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पहला कंडीशन लिख दिया, दूसरा कंडीशन लिख दिया, तीसरा कंडीशन लिख दिया। ये तुम्हारा वाइंडिंग ऑफ से रिलेटेड है या रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस से रिलेटेड है, तो सारे हेडिंग को अलग अलग लिखना, किस कंडीशन पे कंपनी
मतलब सेक्शन 8 ग्रांट करती है लाइसेंस, किस किस केस में आपको लाइसेंस रिवोक किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 4 मार्क्स पहले क्वेश्चन का मिला, 6 मार्क्स दूसरा जो कि सेक्शन 8 से रिलेटेड था, पूरा इसको 10 में से 10 मिल गया। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर क्वेश्चन 6A है, सेक्शन 6A में भी बोल रहा है एज पर द सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 16 क्या था, वो तुम्हारा एक तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक था, जो कि तुमको देखो सेक्शन डाला, प्रोविज़न डाल दिया कौन से एक्ट का सेक्शन है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाएगा, वो सभी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सभी पॉइंट वाइज तुम लिखना, जैसे रिलेशन बिटवीन पार्टीज़ ये रिक्वायरमेंट है, फिर पोजीशन टू डोमिनेट, फिर इसमें भी बहुत सारे सब हेडिंग होते हैं तो वो चीज़ भी लिखना है, जैसे रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी होना चाहिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर ये सब चीज़ ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, मतलब जो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाता है उसका अलग पॉइंट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तुमको डायरेक्ट थ्योरी भी सॉल्व करना है और केस लॉ भी सॉल्व करना है। उसके बाद सेक्शन 6B में जाते हैं, क्वेश्चन 6B सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। इसने नहीं, इसको सेक्शन नहीं पता है तो उसने दिखाई नहीं, सिर्फ एक्ट का नाम लिख दिया। डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन, शायद ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या कॉन्सिक्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो कि इसमें सेक्शन नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, वो पहले मीनिंग लिख दिया, फिर अगर कोई फर्दर अदर पैराग्राफ में है तो एक लाइन छोड़ के तुम उसका नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे। यहाँ पे बुलेट पॉइंट भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर एक फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, नो स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी इन सिविल कोर्ट होता है, थर्ड पार्टी में स्यू नहीं कर सकते हो, थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है। नो सेट ऑफ क्लेम, 100 रुपीज़ से ज़्यादा फॉर्म क्लेम नहीं कर सकता है डैमेज के लिए। और जो तुम्हारा अग्रीव पार्टी है वो दूसरे पार्टी के या फर्म के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता है। तो देख रहे हो तुम कि पॉइंट वाइज इसने लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है, हेडिंग लिखा है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो इसको पूरे मार्क्स मिल गया 5 में से 5। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बाकी तो बिल्कुल सेम है। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम BCR के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोर्सीन से रिलेटेड शायद एक है, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ओके सॉरी, ये एक होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे देखो ग्राफ वाइज भी तुम डायग्राम भी दिखा सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है। एग्जाम्पल का मकसद होता है ये एग्जामिनर को बताने का कि हाँ भाई हमको ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरीके से तुम डायग्राम बना के भी शो कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे है। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कब दिया है, एग्जाम्पल देखो इसने पहले प्रोविज़न दिया है, साथ ही में उसके बाद एग्जाम्पल दिया है, तब जाके एनालिसिस बताया है। जो भी केस लॉ था उसको अप्लाई करना चाहिए, शुड बी अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये डिसीजन होना चाहिए, ये जजमेंट आना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन जो निकलेगा प्रोविज़न के हिसाब से, जो भी लॉ कहता है उसके बाद कंक्लूजन दे देना। यहाँ देखो कंक्लूजन मात्र 2 से 3 लाइन में है, तो कंक्लूजन 4 लाइन से ज़्यादा में मत देना। यहाँ पे देख सकते हो 3 क्वेश्चन था, 4 में से 4 आया, 5 में से 5 आया, और तीसरा शायद हो सकता है 4 नंबर का था, उसमें से 3 नंबर आया, तो पूरे नंबर इसको मिल गए हैं। अब देखो फाइनली ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि BCR में कुछ और स्ट्रैटेजी होगा, इसीलिए BCR में मैं तुमको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। आशा करता हूँ कि ये लॉ का जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो टॉपर्स का है, जिसको 86 मार्क्स मिला है, इस कॉपी से तुमको एक रोड मैप मिला होगा कि कैसे तुम लॉ में प्रेजेंट करोगे। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एंड प्लीज़ यार CA फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये चैनल पे तुमको सिर्फ तुम्हारे जर्नी से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। और चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।